सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है उसके तीन अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 25 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। आतंकी मंसूबे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास फिर से आया रिकॉर्डेड कॉल। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की दी है धमकी। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को दिया डिजिटल प्रमाण पत्र। बोले देश के प्रति अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और बताएंगे आखिर ये डिजिटल प्रमाण पत्र देकर युवाओं को कैसे प्रोत्साहित किया है पीएम मोदी ने। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध लगभग तय, भारत ने किया बड़ा ऐलान, उसके बारे में आपको बताएंगे। रशिया और यूक्रेन को लेकर भारत ने क्या कुछ एक्शन लिया। और इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, 100 से अधिक आतंकी घुसपैठ की है फिराक में, पीओके पे बैठे हुए हैं, सेना कर सकती है एक्शन। आईजी बीएसएफ ने दी चेतावनी, बोले जल्द लेंगे एक्शन। अगली अपडेट में आपको बताएंगे, अब ब्रिटेन ने, फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने मुस्लिम सांसद को मंत्री पद से हटाया। रोने लगी पाकिस्तानी सांसद, बोले मुस्लिम होने की वजह से हम पर अत्याचार किया जा रहा है। तो एक एक करके बताएंगे। वहीं ताइवान पर दबाव बनाने वाले चीन को अमेरिका का कड़ा संकेत, लड़ाकू विमानों के साथ भेजे 3 जंगी बेड़े। तो एक एक करके आपको विस्तार से खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आतंकी मंसूबे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास फिर से आया रिकॉर्डेड कॉल। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की दी धमकी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल, स्वचालित कॉल प्राप्त हुई है। और इनमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एओआर को कॉल किए गए, और कॉल में कॉलर ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य होने का दावा किया है। उसने कहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मोदी सरकार। मालूम हो कि उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को गुमनाम नंबर से कॉल प्राप्त हुए थे, और इस महीने की शुरुआत में वकीलों को यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में गुमनाम नंबर से कॉल आए थे। और इसमें पंजाब के हुसैनवाला फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जिम्मेदारी ली गई थी, और इस वक्त कॉलर ने सिख फॉर जस्टिस का सदस्य होने का भी दावा किया था। तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को एक गैर सरकारी संगठन लॉयर्स वॉइस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से परहेज करने की भी चेतावनी दी थी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को दिया डिजिटल प्रमाण पत्र, कहा अब देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। दरअसल पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री डॉक्टर पुंजपारा, महेंद्र भाई और बच्चों के साथ उनके माता पिता और संबंधित जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वर्ष 2022 और 21 के लिए पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों से कहा है कि पुरस्कारों के साथ आपको जिम्मेदारी भी मिलती है, और जिम्मेदारी हर किसी की आपसे अपेक्षा भी बढ़ गई है। ऐसे में अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आने वाले समय में आज़ादी की लड़ाई में बीरबाला, कनकलता समेत कई वीरों का एक ऐसा इतिहास है जो गर्व से भर देता है, और अब आप भी कुछ ऐसा करिए जिससे देश को गर्व हो। एक और अपडेट, यूक्रेन संकट पर भारत की पैनी नज़र, भारत ने किया ऐलान, रूस और अमेरिका सुलह में ही देश हित। दरअसल रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच एक पहले हुई सकारात्मक बातचीत में भारत को दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर सुलह की उम्मीद है। भारत की तरफ से भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर नया स्टेटमेंट जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तरफ से निगाहें लगाई गई हैं, और रशिया और यूक्रेन के बीच जो डेवलपमेंट हो रही है, जो खास करके आक्रामकता बढ़ रही है,
इसको देखते हुए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये चीज़ें कही जाने लगी हैं कि आने वाले समय में टकराहट बढ़ रही है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं और नाटो देश ने भी रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है और आगे टकराव बढ़ने के संकेत मिले हैं और उनमें भारत के, अमेरिका, यूरोप, रूस के से कूटनीतिक संबंध प्रभावित होने की आशंका तो है। इसके साथ ही चीन के मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इस पूरे मसले को लेकर के अब कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत ने भी इस पर बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि रशिया, अमेरिका को मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। साथ ही यूक्रेन को लेकर रशिया को जो है थोड़ा सा नरम रुख दिखाना चाहिए। तो रूस को लेकर एक तरीके से भारत की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आई है। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में सीमा पर बैठे हैं 100 से अधिक आतंकी। घुसपैठ की तैयारी में पिछले साल ऐसी 58 कोशिश हुई, 5 आतंकवादी हुए ढेर। हम फिर से आतंकियों को ढेर करेंगे, आईजी बीएसएफ का बड़ा बयान। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ आईजी कश्मीर राजा बाबू सिंह ने सोमवार को क्षेत्र में वर्तमान हालात को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सीमा पार अब भी आतंकवादी मौजूद हैं और घुसपैठ करने की कोशिश में है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बीएसएफ आईजी ने कहा है, कश्मीर में एलओसी पर सामान्य रूप से शांति है और साल 2021 में घुसपैठ की 58 कोशिशें हुई हैं, जिनमें 5 आतंकी मारे गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि अभी भी 100 से अधिक आतंकवादी एलओसी के पार घुसपैठ की कोशिश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी नज़र लगातार आतंकियों की गतिविधियों पर बनी हुई है। बीएसएफ मुख्यालय हुमहुआमा में आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान राजा बाबू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संघर्ष विराम के बाद नियंत्रण रेखा पर भी शांति है, लेकिन पाकिस्तान की मदद से आतंकियों ने यहाँ कई बार घुसपैठ करने की भी कोशिश की है। एक और अपडेट, मुस्लिम हूं इसलिए मंत्री पद से हटाया, ब्रिटिश संसद का है ये बड़ा आरोप निकल के आया है। अब फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने की है मुस्लिम संसद पर स्ट्राइक। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार में मंत्री रही नुसरत गनी ने आरोप लगाया कि 2020 में उन्हें मंत्रिमंडल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम हैं। ब्रिटेन सरकार में मंत्री नादिम जाहनवी ने रविवार को उनके आरोपों की जांच का आग्रह किया। बोरिस जॉनसन पहले ही लॉकडाउन में शराब पार्टी के आयोजन को लेकर निशाने पर हैं और अब ऐसे में इन आरोपों ने उनकी सिरदर्दी और बढ़ा दी है। 49 वर्षीय नुसरत गनी को 2020 में परिवहन मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने संडे टाइम्स को बताया है कि डाउनिंग स्ट्रीट की एक बैठक में उन्हें पद से हटाने के लिए इनके मुस्लिम होने का कारण बताया है। गन्नी ने बताया है कि जब उन्होंने पद से हटाए जाने का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनके मुस्लिम होने को लेकर कई कर्मी असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। एक और अपडेट, ताइवान पर दबाव बनाने वाले चीन को अमेरिका का कड़ा संदेश। लड़ाकू विमानों के साथ भेजे 3 जंगी बेड़े। दोस्तों, कल 39 फाइटर जेट जो है कल चाइना ने फिर से घुसा दिए थे ताइवान में। दरअसल हमने आपको दोस्तों बताया कि कैसे ताइवान में चाइना ने एक बार फिर से दादागिरी दिखाते हुए 39 फाइटर जेट घुसा दिए थे। आपको बता दें कि अब 39 युद्धक विमान बड़े पैमाने पे J-10 और J-16 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भेजकर बड़े पैमाने पे अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास का जवाब दिया। आपको बता दें कि इसी बीच अमेरिका ने चाइना को ताइवान से दूर रहने का भी कड़ा संदेश दे डाला है। उनके 2 परमाणु संचालित विमान वाहन स्ट्राइक समूहों के साथ फिलीपींस सागर में गश्त कर रहे हैं। एक अन्य को योकोसुका जापान में तैनात किया गया है। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रविवार को ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में 39 युद्धक विमान बड़े पैमाने पर J-10 और J-16 जैसे लड़ाकू विमान भेजे हैं और यही कारण है कि अमेरिका ने भी चेतावनी दी है। एक और अपडेट, रात में इसलिए नहीं आती नींद। इमरान खान ने बताई अपनी सबसे बड़ी चिंता, यानी इमरान खान की उड़ गई है नींद। पाकिस्तान की बेकाबू महंगाई प्रधानमंत्री इमरान खान को सोने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के कारण वो कई रातों को सो नहीं पाते हैं। इमरान खान ने रविवार को आपका वजीर आजम आपके साथ कार्यक्रम में आम लोगों की तरफ से पूछे गए सवालों को जवाब दिए हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की महंगाई के लिए पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा है। महंगाई पे बोलते हुए इमरान खान ने कहा है कि एक चीज़ तो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है, वो है महंगाई। इमरान खान ने इसी दौरान पाकिस्तान की मीडिया को लेकर कहा है कि कुछ मीडिया संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बस नकारात्मकता ही फैला रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, पंजाब JP नड्डा का ऐलान, बीजेपी 65 सीटों पर तो कैप्टन अमरिंदर की पार्टी 37, संयुक्त अकाली दल 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ठीठसा में सीट बंटवारे को लेकर घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब में बीजेपी 65 और पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जेपी नड्डा ने सोमवार को ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब में एनडीए गठबंधन जो हुआ उसमें भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस, संयुक्त अकाली दल ठीठसा हम सब मिलकर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा 65 सीटों पर, पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर और 15 सीटों पर संयुक्त अकाली दल ठीठसा चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा बयान दिया है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमरिंदर का दावा नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पाकिस्तान यानी पीएम, पाकिस्तान का पीएम इमरान ने किया था फ़ोन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि सियासी हलकों में हलचल मच गई है। कैप्टन अमरिंदर ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पीएम ने नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। अमरिंदर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान से मुझे मैसेज आया है कि मुझे मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री एक निवेदन किया है कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो मैं इसका आभारी रहूँगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कैसे भाजपा का एम कार्ड, सपा की बढ़ा रही मुश्किलें, कांग्रेस की निकाली काट, केंद्रीय मंत्री तक उतरे। कांग्रेस ने भले ही महिलाओं को टिकट देने से लेकर उनके पक्ष में नारे गढ़ने तक काम यूपी विधानसभा चुनाव में किया, लेकिन वास्तव में इस एम कार्ड को भाजपा भुना रही है। समाजवादी पार्टी एम मतलब मुस्लिमों को लेकर चल रही है और कांग्रेस एम मतलब महिलाओं को लेकर चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब भाजपा ने महिला कार्ड चलकर काट निकाल ली है। रविवार को भाजपा जिस अंदाज में नजर आई उससे साफ नजर आया कि कानून व्यवस्था को योगी सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि और सपा का एक दाग के तौर पर पेश कर चुनाव में उतरना चाहती है। यानी कानून व्यवस्था, लैंड ऑर्डर के मुद्दे पर जो है वो बीजेपी आक्रामक तरीके से घेरने की तैयारी कर रही है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, हैदर अली ने कहा टूटेगा आजम का गुरूर, स्वार में बनेगा जीत का रिकॉर्ड, मुसलमानों को भाजपा पर है पूरा भरोसा। आपको बता दें हैदर अली को टिकट दिया है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला चल रहा है। इस बीच बीजेपी की गठबंधन सहयोगी दल अपना एस के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान को मैदान में उतार दिया है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान से होने की संभावना है। वहीं हैदर अली खान ने न्यूज़ 18 से कहा है कि एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। हैदर अली खान ने न्यूज़ 18 से कहा है कि मैं सबसे पहले अपनी नेता और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और इसके अलावा मैं सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री से जल्द निकलो, रूस से वार्ता फेल होने पर अपने नागरिकों से बोला अमेरिका हो सकता है युद्ध। दरअसल यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है कि रूस यदि यूक्रेन में दखल देता है तो फिर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, अमेरिका ने रूस की ओर से हमले की आशंका जताई है और अपने राजनयिकों के परिवारों से यूक्रेन से बाहर निकलने को भी कहा है। उनकी ओर से अपने नागरिकों को लेकर यह भी चेतावनी जारी की गई है। यही नहीं, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है और जिसमें उसने कहा है कि यूक्रेन न आए क्योंकि रूस की ओर से कभी भी हमला किया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस की ओर से सैन्य कार्रवाई का खतरा पूरी तरीके से बढ़ा है और कभी भी रशिया जो है यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी नागरिक आनन फानन में यूक्रेन छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और दोस्तों हम सीधा कह सकते हैं कि अब अमेरिका को भी लग गया है कि रसिया फिलहाल पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं और यूक्रेन पर जल्द ही होगा एक बड़ा हमला। इसी को लेकर अमेरिका समेत कई देशों ने जो है थोड़े अपने सैनिकों को जो है वो यूक्रेन की सीमा के पास भेजना भी शुरू कर दिया है। रूस संग युद्ध का खतरा बढ़ गया है। एक और अपडेट लेते हैं हूतियों को करारा तमाचा। हूती आतंकियों को सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स किया हमला, बीच हवा में तबाह कर दिया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों।
यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई पर सोमवार तड़के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया था। दोनों ही देशों ने वक्त रहते ही मिसाइलों के बीच हवा में ही ढेर कर दिया है। सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन ने बताया है कि उन्होंने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है, जिनमें जिजैन प्रांत पर हमला करने की कोशिश की गई थी। दरअसल मिसाइल के नष्ट होने के बाद उनके अवशेष नीचे गिर गए थे, जिनके कारण 2 विदेशी नागरिक घायल हो गए थे। हालांकि किसी की मौत की कोई सूचना नहीं है, जबकि यूएई ने राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच में ही रोक दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी गठबंधन का कहना है कि उन्होंने यमन के ऑल ऑफ में मौजूद उस लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया है, जिनका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए किया जा रहा था। एक और अपडेट लेते हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चाइना। ताइवान से बड़ी घुसपैठ को दिया अंजाम। G16, G10 सहित 39 लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। अपनी हरकतों से बाज न आते हुए चाइना ने एक बार फिर से ताइवान में घुसपैठ की है। चीन के यहाँ डिफेंस जोन में 39 लड़ाकू विमान भेजे हैं और ये बीते कई महीनों में सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है। ताइवान की सरकार ने बताया है कि सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान रविवार को भेजे गए थे और इनकी संख्या अक्टूबर के बाद सबसे अधिक रही है। दरअसल इस देश को आशंका है कि चीन इस पर हमला कर देगा। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान का कहना है कि वो एक स्वतंत्र देश है। चीन इतना कह चुका है कि वो ताइवान को खुद में शामिल कर लेगा, फिर चाहे वो बल प्रयोग का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। बीते साल चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में कई बार घुस चुका है। 4 अक्टूबर की बात है जब चीन ने 56 लड़ाकू विमानों को यहाँ घुसपैठ कराई थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बार फिर से 39 लड़ाकू विमानों को चाइना ने ताइवान में भेजे हैं, उसके बाद से टकराहट की जो सिचुएशन है एक बार फिर से बढ़ गई है और कहीं न कहीं एक तरीके से सीधा अटैक करने के मूड में जो है वो अब ताइवान भी आ चुका है, क्योंकि ताइवान भी पीछे हटना नहीं चाहता और ना ही वो पीछे हटने वाला है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा इतिहास का है बहु प्रतीक्षित सुधार, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण की सराहना करते हुए कहा है कि ये इतिहास का एक लंबे समय से बहुप्रतीक्षित सुधार है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि ये न्यू इंडिया का संदेश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति इतिहास का एक लंबे समय से बहुप्रतीक्षित सुधार है। साम्राज्यवाद से लड़ने वाले उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए मजबूर करने वाले एक नेता को उचित रूप से पहचाना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि ये एक नए भारत का संदेश है। दुनिया के साथ डीलिंग करते समय हम खुद के प्रति सच्चे होंगे। एक और अपडेट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की विपक्षों चेतावनी, पद छोड़ने के लिए किया मजबूर तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। जी हाँ, सीधा खूंखार अपने आप को बता रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों की चेतावनी दी है। अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो और खतरनाक हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि अगर वो सड़कों पर उतर जाएंगे तो विपक्षी पार्टियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM द्वारा 29 मार्च को आयोजित होने वाले लॉन्च मार्च को लेकर PM जवाब दे रहे थे। खान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ पर भी निशाना साधा और साथ ही किसी तरीके की बातचीत से इनकार किया है। PDM में पाकिस्तान की करीब 1 दर्जन विपक्षी पार्टियों को गठबंधन है, जो राजनीति में पाकिस्तानी सेना की दखलंदाजी और चुनाव में गड़बड़ी कर इमरान खान को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाने के खिलाफ गठित की गई थी। PDM के अध्यक्ष जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने घोषणा की है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों ISI के पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में TTP से ज़्यादा खतरनाक ISIS बढ़ सकती है इमरान खान की मुश्किलें। इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में सक्रिय है। ISK प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की शांति और अखंडता के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ये बात प्रांतीय पुलिस प्रमुख ने शनिवार को कही है। पिछले साल अगस्त में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ISK ने अफगानिस्तान के कई शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। ISK ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान सुरक्षा अधिकारियों पर आतंकवादी हमले भी किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा
के पुलिस प्रमुख मुअज्जम जा अंसारी ने कहा है कि IS के TTP की तुलना में प्रांत की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इमरान खान जो है वो TTP और पाकिस्तान से उब चुके हैं, यानी जिनको पाला पोसा अब उनके लिए ही जहर बन गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। यूपी पोस्ट में भाजपा के सहयोगी अपना दल ने मुस्लिम उम्मीदवार को दिया टिकट, आजम खान के बेटे के खिलाफ ठोकेंगे हैदर अली ताल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 22 के मतदान में से पहले राजनीतिक घटनाक्रमों का दौर जारी है। भाजपा के सहयोगी अपना दल ने यूपी की स्वार विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया है। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, क्योंकि मुस्लिम की बात करें तो न तो बीजेपी न तो उनके सहयोगी दल ही उम्मीदवार उतारती हैं, लेकिन ये पहला मामला है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल ने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी और स्वार से NDA के हैदर अली खान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम सपा के लोकसभा सांसद आजम खान के बेटे हैं। आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं और उन्होंने जेल में चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव प्रचार के लिए जेल में छोड़े जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। लेकिन आपको बता दें कि आजम खान जो है पूरी तरीके से भले ही कितने भी लगा ले जमानत याचिका, लेकिन होने वाली नहीं है। एक और अपडेट, अखिलेश की भी बढ़ने वाली मुश्किलें, 300 यूनिट मुफ्त बिजली वादे पर फंसी सपा, शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने के वादे के साथ रजिस्ट्रेशन कराने पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। सपा ने इस अभियान को लेकर आयोग से शिकायत की गई थी। इस प्रलोभन देने का मामला बताते हुए शिकायत की गई है और इसे आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया और इस योजना का लाभ पाने के लिए नाम लिखाओ अभियान की शुरुआत की गई। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा है कि इस कैंपेन के तहत वोट के लिए लालच और रिश्वत दी जा रही है। ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया है। एक और अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मिल सकता है मान्यता, नॉर्वे में बैठक हो रही है। अहम बैठक यूरोपीय देशों पर भी उठे रहे हैं तमाम सवाल। दोस्तों दरअसल अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की अगुवाई में तालिबान एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी देश नॉर्वे की सरकार के अधिकारी और अफगान नागरिक संस्थाओं प्रतिनिधियों के ओस्लो में रविवार को 3 दिवसीय वार्ता शुरू हुई। अफगानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच ये वार्ता हो रही है और ये बैठक नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के ऊपरी इलाके में बर्फ से ढके पहाड़ों पर बने एक होटल में हुई थी। अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद ये पहला मौका है जब उनके प्रतिनिधियों ने यूरोप में आधिकारिक बैठक भी की थी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट